हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीबी एजुकेशन सिस्टम में। आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ सीटेट से रिलेटेड ईवीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ। तो आज हम जो है फ्रेंड्स 10 से 15 क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे और ये जो क्वेश्चन है आपके सेकेंड फेज़ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये मैं इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि आपने देखा है कि जो इसके पहले आपके एग्ज़ाम हो चुके हैं, ठीक है, सीटेट का भी दिसंबर में 28-29 दिसंबर को। तो आपने देखा होगा कि जितने भी क्वेश्चन हैं, मैंने आपको पहले भी बताया कि वो कुछ भी नया नहीं दे रहा है, सब कुछ आपके सिलेबस से है। यदि आपने सिलेबस बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर रखा है, चाहे वो ईवीएस का हुआ, चाहे 5 सब्जेक्ट्स के कहीं से भी हुए, ठीक है, आप संस्कृत से हैं, हिंदी है, इंग्लिश है, जो भी आपका लैंग्वेज है, अगर आपने अपने सिलेबस को कम्प्लीटली और सीरियस तरीके से पढ़ा हुआ है, ढंग से तरीके से, तो वो चीज़ें बिल्कुल ही सिलेबस से पूछी जा रही हैं और कुछ भी अलग से नहीं है। अलग से है, कुछ नया है तो NEP 2020 वाला ही जो है क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसी में जो नया आ रहा है या 1-2 क्वेश्चन। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि NEP 2020 क्यों ज़्यादा आवश्यक है हम लोगों के लिए। तो हर सब्जेक्ट में एक क्वेश्चन बना के पूछ दे रहा है, तो आप इस तरह से 5 नंबर के मालिक हो जाएंगे यदि आप NEP 2020 को ढंग से तरीके से पढ़ लेते हैं तो ना। तो मेरा अगर मानना है कि यदि आप एग्ज़ाम देने सेकेंड फेज़ में जा रहे हैं तो आप NEP 2020 को ज़रूर देख के जाएं। ये बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके एग्ज़ाम के नज़रिए से, ठीक है। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। जिन लोगों का एग्ज़ाम क्लियर हो चुका है, मतलब हो चुका है, आप लोग एग्ज़ाम दे चुके हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी बात है और आप लोगों का जो रिज़ल्ट आए वो पॉजिटिव आए, ये ईश्वर से मेरी कामना है। लेकिन जिन लोगों का एग्ज़ाम है अभी 9 फरवरी से या जब भी आपका एग्ज़ाम है, आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी करके जाइए और अपने नोट्स को रिवाइज़ करते रहिए। प्रैक्टिस सेट न हल करके प्रीवियस ईयर हल करिए, मेरा ये सजेशन है, मेरा व्यक्तिगत सजेशन है ये आपके लिए। वैसे आपको जो अच्छा लगे, आप प्रैक्टिस सेट भी हल करना चाहते हैं तो उनको हल करिए बेशक, लेकिन कुछ नया न पढ़िए। जितना आपने पढ़ा है, अपना सिलेबस आपने कंप्लीट कर चुका है, यदि आप चुके हैं तो बिल्कुल ही आप सिर्फ प्रीवियस ईयर ध्यान दीजिए और चीज़ों को रिवाइज़ करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए आज के क्वेश्चंस को हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो आज हमने 10 से 15 क्वेश्चन ईवीएस के लिए हैं। हम डिटेल में बात करेंगे जहां डिटेल की ज़रूरत होगी फ्रेंड्स, या जो क्वेश्चन रिपीटेड होंगे, जिन्हें आपने कई बार नोट्स में पढ़ा है, बुक्स में पढ़ा है, उस पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, जो चीज़ें कुछ यूनिक सी होंगी, 2-3 क्वेश्चन मैंने कुछ अलग से ले रखे हैं, तो उनके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है ऐसा कि ये जो क्वेश्चन है कहीं ना कहीं घुमा फिरा के पूछे जा सकते हैं आपके सेकेंड फेज़ में, या 1 महीने के अंदर में जितने भी आपके एग्ज़ाम हैं, कहीं से भी वो पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन बना करके, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि जल प्रदूषण के मुख्य कारण हैं। जो जल प्रदूषण है उसका मुख्य कारण क्या है? कृषि में उपयोग होने वाले रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक। तो बिल्कुल ही सही बात है भाई कि कृषि के चक्कर में जो हम जो है भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए, फसल की पैदावार अच्छा करने के लिए जो हम रासायनिक उर्वरक का यूज करते हैं, कीटनाशकों का यूज करते हैं, वो कहीं ना कहीं जल प्रदूषण का और मृदा प्रदूषण का भी एक मुख्य कारण हो जाता है, ठीक है। गैर कानूनी अवसाद। तो बिल्कुल ही गैर कानूनी अवसाद मतलब कि जो फसल के लिए अच्छे नहीं हैं, जो मृदा के लिए अच्छे नहीं हैं, जो उर्वरक हैं उनका गवर्नमेंट हमें नहीं परमिशन देती, फिर भी हम उनका यूज करते हैं, तो वो भी हमारे जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण के लिए हानिकारक हैं बिल्कुल ही। औद्योगिक कचरा, बिल्कुल ही जो कारखानों से कचरा निकलता है वो भी मुख्य कारण है जल प्रदूषण का। और खनन कार्य, बिल्कुल ही जो खनाई हो रही है, जो खुदाई हो रही है, वो जो कार्य हैं उनसे भी हमारा जो जल है वो प्रदूषित हो रहा है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये चारों ऑप्शन जो हैं वो बिल्कुल ही सही हैं, और ये चारों ऑप्शन जिस भी ऑप्शन में होगा वो सही होगा। पहले में 2 है तो ये तो नहीं होगा, दूसरे में दूसरा तीसरा नहीं, तीसरे में पहला दूसरा तीसरा नहीं, तो ये चारों हैं जो है वो ऑप्शन है चौथा, चौथे में है आपका चारों, ठीक है। तो जल प्रदूषण के ये सारे मुख्य कारण हो सकते हैं फ्रेंड्स। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मैंने ईवीएस में 3 से 4 क्वेश्चन मैंने देखा है जो 1 to 5 के लिए है, ठीक है, प्राइमरी लेवल के लिए जो था, ठीक है, प्राइमरी लेवल के लिए जो था उसमें 3 से 4 क्वेश्चन थे। और मैं अगर जूनियर की बात करूँ, जूनियर एग्ज़ाम जो हम लोगों का हुआ है 6 to 8 के लिए, उसमें जो है ऐसे क्वेश्चनों की भरमार थी। मैं
गिनती नहीं कर पाई, मैं आपको क्या बताऊं, ऐसे क्वेश्चनों की भरमार थी। इसीलिए आप अगर प्राइमरी की बात करूं मैं, तो प्राइमरी लेवल में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे थे हर एक सब्जेक्ट में कम से कम दो क्वेश्चन इस तरह के पूछे जा रहे थे फ्रेंड्स, ठीक है। जहाँ तक मैं याद कर पा रही हूँ कि लोगों की जो राय रही है, वो उन लोगों का कहना ये है कि इस तरह के क्वेश्चन बहुतायत में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है सबसे फेवरेट आप सभी लोगों को, आई होप आप लोग जानते भी होंगे अगर आपने सिलेबस को अच्छी तरीके से पढ़ा होगा तो। लिंगहू फेन कहाँ के लोग खाते हैं, ठीक है। असम, हांगकांग, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो लिंगहू फेन जो है ये चीन का एक बहुत ही प्रचलित डिश है चीन का, ठीक है। या चीनी लोग इसको खाते हैं, तो आप लोग समझ ही रहे होंगे चीनी लोग ढंग का खाना तो हमारी तरह आपकी तरह खाते नहीं हैं, है कि नहीं। तो ये इनकी भाषा में है लिंगहू फेन और हमारी भाषा में है सांप, ठीक है। तो ये लोग सांप कहाँ के लोग खाते हैं, बिल्कुल ही हांगकांग ही चाइना का सबसे बड़ा शहर है, तो हांगकांग के लोग क्या खाते हैं, सांप खाते हैं, ठीक है। और अगले ऑप्शंस की बात कर लें, और सभी ऑप्शन। असम में क्या खाया जाता है, तो असम की बात मैं करूँ तो बेरमा, ठीक है। असम में क्या है, बेरमा। बेरमा का मतलब यहाँ के लोग मछली से रिलेट करते हैं, इसको मछली है ये, ठीक है। मछली हांगकांग के लोग खाते हैं। और उड़ीसा की यदि बात करी जाए तो ये है ब्रेड शेक, ठीक है। उड़ीसा में लोग ब्रेड शेक, ठीक है, ये डिश खाते हैं। आई होप आपको बातें क्लियर होंगी, जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ वो आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखें फ्रेंड्स, कुछ पक्षी मानव की तुलना, मैंने कहा कि पक्षी, वृक्ष, पशु और परिवार ये कुछ ज़्यादा ही मुख्य हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने जो क्वेश्चंस को मैंने अभी तक जितने भी क्वेश्चन मैंने देखे हैं सीटेट से रिलेटेड, जितने लोगों की बातें मैंने सुनी है कि क्वेश्चन किस प्रकार से आ रहे हैं, तो उनमें ये जो 3-4 चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं फ्रेंड्स। तो मैंने इन सबको इन्वॉल्व किया है, कुछ पक्षियों को भी और कुछ जानवरों को भी, ठीक है। इनसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो मैं अपनी हर एक वीडियो में कम से कम ऐसे 2 क्वेश्चन ले जा रही हूँ, ठीक है। तो देखते हैं, कुछ पक्षी मानव की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक देख पाते हैं, ये पक्षी कौन है, ठीक है। कौवा, चील, बुलबुल। तो चील तो है लेकिन कौवा बुलबुल नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। बाज, कबूतर, तोता। बाज तो है लेकिन कबूतर, तोता नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। फाख्ता, कौवा, मोर तो बिल्कुल ही नहीं, ये तो तीनों में से कोई नहीं है। लेकिन जो चील, बाज, गिद्ध है वो हमसे 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं, ठीक है ना। मतलब उनकी देखने की जो क्षमता होती है हमसे 4 गुना अधिक होती है, कहने का मतलब ये है और कुछ नहीं, ठीक है। और फाख्ता पक्षी की बात कर ली जाए, कुछ पक्षी इसमें इंपॉर्टेंट है तो उनके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। जो फाख्ता पक्षी है फ्रेंड्स आपकी, ये जो है आपके पेड़ों के तनों में जो है घोंसला बना के रहती है, ठीक है। जैसे ये तना है, इसमें घोंसला बना के ये रहती है फाख्ता, ठीक है ना। अब तोता जो है, इसको मिर्ची बहुत पसंद है, आप सभी लोग समझ रहे होंगे कि मिर्ची खाना बहुत पसंद है और ये बहुत ही सुरीली आवाज़ निकालता है। कौवा जो है कौवे की बात करें हम, तो ये जो है घोंसला बनाता है, घोंसला इसका मेन है, तो मैं घोंसला के बारे में बात कर लेती हूँ। घोंसला जो है ये पेड़ के सबसे ऊंची डाली पे क्या है, घोंसला बनाता है कौवा, ठीक है। पेड़ की सबसे ऊंची डाली पे कौवा घोंसला बनाता है, और ये कोयल के अंडों को भी क्या करता है, सेता है, ठीक है। आई होप आपको बातें समझ में आई होगी। हाँ, लेकिन चील भी है जो चीलबाज जो है ये भी पेड़ के सबसे ऊपरी डाल पे जो है घोंसला बनाते हैं। अगर एक ऑप्शन देगा फ्रेंड्स, दूसरा ऑप्शन नहीं देगा, ये मैं क्लियर हूँ, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं कि चील भी दे देगा, कौवा भी दे देगा और बाज भी दे देगा, सब में से एक ही ऑप्शन देगा जो सही होगा, ठीक है ना। ये देखिए सबसे फेवरेट क्वेश्चन फिर से आया कि नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है, ठीक है। ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, बिहार, तमिलनाडु, केरल। पश्चिम बंगाल, बिहार, तमिलनाडु, केरल। तो सबसे सही ऑप्शंस की बात कर ली जाए तो सबसे ज़्यादा नारियल की खेती कहाँ होती है, केरल में होती है। तो बिल्कुल ही केरल के लोग हर चीज़ में नारियल के जो यूज़ हैं उनको वो बहुत ज़्यादा अलग तरीके से यूज कर पाते हैं। और क्योंकि उनके यहाँ
किसी भी राज्य में किसी भी चीज़ की खेती जो ज़्यादा होगी तो उसके जो वैरायटी हैं वो तो देखने के लिए मिलेंगे ही। तो केरल में जो है नारियल की खेती होने की वजह से यहाँ पे सभी चीज़ों में लोग नारियल डाल के खाना पीना पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन और भी मैं बात कर लूँ पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में लोग झींगा, ठीक है, झींगा, मछली चावल आदि खाना पसंद करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, इसमें कुछ भी दे सकता है, आप याद रखिएगा झींगा और मछली चावल। सबसे ज़्यादा तो मछली चावल है, क्योंकि जो बंगाली लोग होते हैं वो लोग चावल और मछली ज़्यादा पसंद करते हैं। और यहाँ पे जो है मछली की अलग अलग वेराइटीज़ होती हैं, वो अलग अलग तरीके से बनाकर खाना पसंद करते हैं। ठीक है, और संदेश रसगुल्ला करके इनके यहाँ आता है एक, वो भी क्या है, बहुत ज़्यादा ये मन से चाव से खाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये 3-4 हैं ऑप्शन जो याद रखिएगा। सबसे फेमस चावल और मछली है जो इन लोगों का मेन डिश है। ठीक है, बिहार की बात करें तो आप सभी लोगों को पता ही होगा, बिहार में जो है आपके लिट्टी चोखा बहुत ही क्या फेमस है। और यहाँ के लोग लिट्टी चोखा, दाल चावल जो हमारे यहाँ खाया जाता है लगभग हमारे यहाँ जैसे उत्तर प्रदेश में और बिहार एक दूसरे के बहुत ही करीबी होने की वजह से यहाँ की डिशें कहीं न कहीं मिलती जुलती हैं। लिट्टी चोखा हुआ, चावल दाल हुआ, तो हमारे यहाँ भी खाया जाता है। तो बिल्कुल बिहार का ये जो है फेमस है। ठीक है ना। और तमिलनाडु की यदि मैं बात करूँ तो तमिलनाडु की मैं यदि बात करूँ तो तमिलनाडु जो है इसमें इडली हुआ, ठीक है, डोसा, सेवई, ये चीज़ें बहुत ही यहाँ पे खाई जाती हैं। ये मेन डिश है आप कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रचलित है तमिलनाडु में। ठीक है, आई होप आपको बातें क्लियर होंगी। चलिए चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। ठीक है सॉरी, अगला क्वेश्चन है कि बाढ़ के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, बाढ़ के कारण कौन कौन से हो सकते हैं और कौन सा ऑप्शन सही होगा उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, बाढ़ के बारे में तो निर्वहन वाले नदी से किनारे प्रवाह के कारण हो सकते हैं। मतलब निर्वहन जो लगातार नदियाँ बहती रहती हैं और उनके किनारे से जो पानी आपके जो जल है वो आता जाता है, तो क्या उसके कारण से आपका बाढ़ आना संभव है। ठीक है, बिल्कुल ये बात सही है कि निर्वहन जो लगातार नदियाँ बहती रहेंगी उनके प्रवाह से हो सकता है कि हमारी जो है बाढ़ जो है वो आए। ठीक है, यह तट के साथ तूफानी लहरों के कारण हो सकता है। बिल्कुल ही, जब कोई भी नदी है और उसके तट में तूफानी लहर आ जाए अगर, तो क्या हो सकती है, बाढ़ आ सकती है। बिल्कुल भी संभव है ये। ठीक है, तो ये तो 2 ऑप्शन सही हुआ, पहला और दूसरा। देखते हैं, यदि निर्वहन और कम जल स्तर के कारण हो सकता है, नहीं, यह जो है निर्वहन और कम जल स्तर के कारण नहीं होगा। जब जल स्तर ही कम होगा, मतलब नदी यहाँ पे है, इसका किनारा यहाँ है और जल जो है, जल का स्तर बस इतना ही है, तो वो बाढ़ का कारण नहीं बन सकती। तो इसका मतलब जो है आपका ये गलत हो जाएगा। यह मुख्य नदी में कम जल स्तर, तो कम जल स्तर रहेगा तो ऑप्शन ही गलत हो जाएगा। के कारण प्रवाही जल के, यहाँ कुछ गड़बड़ था, के कारण एक सहायक नदी के किनारे पति प्रवाह, क्या क्या लिखा जाता है, प्रति प्रवाह नहीं है, ये है अति प्रवाह फ्रेंड्स। ठीक है, ये क्या क्या ही टाइप हो जाता है, अति प्रवाह। ठीक है, पति प्रवाह ही हो गए, तो अति प्रवाह के कारण हो सकता है। तो बिल्कुल ही ठीक है ना। तो ये बिल्कुल ही ऐसा नहीं है कि सहायक नदी, जैसे एक नदी जा रही है वहाँ से एक सहायक नदी निकलती है यदि, तो जब ये जो नदी है पूरी अगर भरी भी होगी तो सहायक नदी इसके कुछ अंश को, जल के कुछ अंश को अपने यहाँ लेती जाएगी, तो इससे इसके जल बट जा रहे हैं ना, कई भागों में बट जा रहे हैं सहायक नदियों के कारण, तो ये बाढ़ का कारण नहीं बन सकती। ठीक है, आई होप आपको समझ में आई होगी मेरी बात। कहने का मतलब है कम जल स्तर रहेगा तब भी तो बाढ़ नहीं आएगा, और यहाँ पे भी कम जल स्तर, उसके बाद सहायक नदी भी हो जाएगी, एक मुख्य नदी के साथ सहायक नदी जुड़ जाएगी, तो बाढ़ कहाँ से आएगी, क्योंकि उसका पानी तो मैनेज हो जाएगा ना, बैलेंस हो जाएगा। तो आपका सबसे सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा पहला और दूसरा। तो पहले में ही आपका पहला और दूसरा, और ये सारे गलत हो जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आई होंगी चीज़ें। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि
कलमकारी चित्रकारी किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, कलमकारी चित्रकारी किस राज्य से संबंधित है? ईवीएस में राज्यों से क्वेश्चन बहुत करके इस टाइम में पूछा जा रहा है और मैप से करके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो मैंने कहा कि एक बार ले लेते हैं क्वेश्चंस को, क्या पता आपके एग्ज़ाम में ये आ जाए तो बहुत ही खुशी की बात होगी। मतलब आपने पढ़ा तो होगा, अगर एक बार भी पढ़ा होगा तो कम से कम एग्ज़ाम के टाइम में माइंड डाइवर्ट नहीं होता उस टाइम, तो हम जो भी पढ़े हुए होते हैं आई होप कि समझ में आता है उस टाइम ना, तो हम कर ले जाएंगे। तो ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार और महाराष्ट्र। तो सही अगर ऑप्शंस की बात करें तो वो है आपका आंध्र प्रदेश। कलमकारी चित्रकारी जो है आपका आंध्र प्रदेश में सही है, बिल्कुल भी ठीक है ना। और चित्रकारी की बात हुई है फ्रेंड्स, चित्रकारी के बारे में आगे वीडियोस के बारे में बात करेंगे, हम डिटेल में बात करेंगे, कुछ ज़्यादा लेंथी हो जाएगा वीडियो। 15 ही क्वेश्चन है, मैं बहुत ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, और अगर टाइम आपका बच जाएगा तो आप कहीं पे भी और रिवीजन करने में लगाएंगे, ठीक है ना। तो यहीं पे अभी आंध्र प्रदेश की ही बात कर लेते हैं, आगे चलते हैं क्योंकि और भी क्वेश्चन हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में बात करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो अधिक मात्रा में विटामिन डी के सेवन से कौन सी समस्या हो सकती है? ऑप्शन है हड्डियों का कमज़ोर होना, मसूड़ों से खून निकलना, पथरी और मधुमेह। तो मैं आपको बता दूं, एक बार ये क्वेश्चन आया था आपका सीटेट में बहुत ही पहले, तो विटामिन डी से ही करके क्वेश्चन था और ऑप्शन बिल्कुल सेम थे यही। और हम लोगों ने क्या किया था कि हम लोगों ने हड्डियों का कमज़ोर होना लगा के आए थे ना, कि हम लोगों को ये समझ में आया था कि विटामिन डी की कमी से, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम में जब हम पहली बार बैठते हैं फ्रेंड्स तो ऐसा लगता है कि हाँ कि जो क्वेश्चन आते हैं वो तो अपने आप में ही बहुत बड़े होते हैं, पेडागॉजी की अगर बात करी जाए, और जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं और ऑप्शन देख के ऐसा लगता है हाँ हमने तो पढ़ा है विटामिन डी तो हड्डियों का कमज़ोर होना मान लेते, लेकिन गलत है ना। क्योंकि यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है, अधिक मात्रा में अगर हम विटामिन डी का सेवन कर लेते हैं तो उससे क्या समस्या होगी? उससे हड्डियों का कमज़ोर होना, मसूड़ों से खून निकलना नहीं, पथरी की संभावना हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपको मैं बता दूं विटामिन डी से जो है आपको कैल्शियम की मात्रा मिलती है, ठीक है, कैल्शियम की मात्रा मिलती है। अब जब कैल्शियम मिलता है हमें, तो जब ज़्यादा विटामिन डी का सेवन करेंगे तो कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाएगी, ठीक है। तो जब कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाएगी तो सबसे हमारा जो नाजुक अंग है हमारे शरीर का वो है किडनी, ठीक है। और किडनी में जाके क्या हो जाता है, ये एकत्र हो जाता है, जिससे वहाँ पे क्या हो जाती है, पथरी की संभावना हो जाती है, पथरी से हम ग्रसित हो जाते हैं, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और बात कर ले हम मसूड़े में खून आना, तो ये जो है आपका विटामिन सी की कमी से होता है फ्रेंड्स, ठीक है, कमी से, कमी की बात हो रही है यहाँ पे, अधिक मात्रा लेने की बात थी, यहाँ कमी है, ठीक है। और हड्डियों का कमज़ोर होना वो विटामिन डी की कमी से होता है फ्रेंड्स, ठीक है, कमी से। और विटामिन डी का सबसे बड़ा स्रोत जो है वो है आपके सूर्य हैं, सूर्य देवता, ठीक है। फ्री में विटामिन हमें देते हैं, वो भी सिर्फ सुबह की जो है किरणें हैं उन्हीं में विटामिन डी की मात्रा पाई जाती है, पूरे दिन भर नहीं, ठीक है, आपको पता ही होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है, वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है? तो इस टाइम मैंने देखा कि सीटेट में आपका 2 क्वेश्चन ऐसा था जो मैप से आया हुआ था, तो मैंने राज्यों से लेकर कुछ ज़्यादा ही, मैंने कहा कि 2 नंबर बहुत होते हैं फ्रेंड्स, होता है ना कि आपको 90 नंबर चाहिए और सिर्फ 2 नंबर से आपका रह जाता है, तो उस टाइम बहुत ही बुरा लगता है ना। तो वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है, वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है? उड़ीसा, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो बात करी जाए वर्ली पारंपरिक कला की बात करिए अगर, तो ये हटाइए, अगर पारंपरिक कला आपको नहीं पता है, अगर वर्ली नामक स्थान की बात करें तो ये महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, और वो भी कहाँ? मुंबई में, ठीक है, जो मुंबई में है वर्ली नामक स्थान, और मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र में है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे नज़दीक है, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं, जबलपुर, उज्जैन, वाराणसी, अहमदाबाद, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं कि कर्क रेखा कहाँ कहाँ से होकर गुजर रही है, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं हम। तो देखिए फ्रेंड्स, देखिए कर्क रेखा, ठीक है ना, कर्क रेखा की यदि बात करी जाए तो भारत के सबसे बीचों बीच होकर गुजरती है, ठीक है ना। और मैंने एक बार आपको कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा के बारे में बताया था, एक कोई क्वेश्चन ही लिया था मैंने जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया था, आई थिंक मैंने लिया था एवीएस का ही,
वो जो क्वेश्चन आया था अक्षांश और देशांतर से कर्क रेखा से आया हुआ था, ये आपका सीटेट में ही ईवीएस में जो जनवरी में हम आप सभी लोगों का एग्ज़ाम हुआ था उसमें आया था, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है। तो शायद मैं क्लियर हूँ कि उसी में आया था। तो कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आपका पहला गुजरात हो गया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ठीक है ना, ये छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ना, तो 8 जो है राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा, ठीक है। अब इसमें से सबसे जो है नज़दीक शहर की बात हुई थी, जो अभी क्वेश्चन हम बात किए थे, ठीक है। तो अहमदाबाद उसमें दिया हुआ था। तो अहमदाबाद जो फ्रेंड्स है वो गुजरात के यहाँ है, ठीक है, गुजरात के यहाँ है, यहाँ पे अहमदाबाद है। तो अहमदाबाद यहाँ है, लेकिन जबलपुर जो है उस ऑप्शन का, जबलपुर मध्य प्रदेश में पाया जाता है। और जबलपुर और उज्जैन ये कुछ ज़्यादा ही नज़दीक है अहमदाबाद से, ठीक है। जैसे अब मैं समझा रही हूँ आपको, शायद आप समझ जाएं कि जो गुजरात है, देखिए उसका जो अहमदाबाद है गुजरात के इस एरिया में पाया जाता है, जहाँ पे मैंने अभी ट्रिक लगाया हुआ है। तो यहाँ पे अहमदाबाद पाया जाता है। लेकिन अगर हम जबलपुर और उज्जैन की बात करें तो ये आपका फ्रेंड्स हम ले लेते हैं मध्य प्रदेश का। सबसे पहले मध्य प्रदेश का जो हम नक्शा ले लिए। अब इसमें देखिए कर्क रेखा यही होके गुजर रही है, ठीक है, बीचों बीच होके मध्य प्रदेश के बीचों बीच होकर गुजरती है, भारत के बीचों बीच, और हमारे राज्य जो है वो मध्य प्रदेश के बीचों बीच पूरा बराबर भागों में काटते हैं उसको, ठीक है ना। तो अगर हम देखें सबसे नज़दीक की बात क्या है, तो देखिए यहाँ पे है आपका उज्जैन, ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका उज्जैन है, यहाँ पे है आपका जबलपुर, ठीक है। यहाँ पे उज्जैन ऑप्शन में क्या था, 2 था ना, एक अहमदाबाद था तो वो गुजरात में था, तो वो तो चला गया, मतलब गुजरात में कुछ ज़्यादा दूरी पे है। वाराणसी अपने यूपी में है, उत्तर प्रदेश में, तो कुछ ज़्यादा ही दूर हो गया। लेकिन उज्जैन की बात करी जाए और जबलपुर की बात करी जाए तो ये कर्क रेखा के कुछ ज़्यादा नज़दीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा नज़दीक कौन है, आप अपने हिसाब से देखिए, सबसे ज़्यादा जो है नज़दीक कौन है। तो देखिए आप अगर लाइन भी अगर इससे खींचेंगे फ्रेंड्स ना, देखिए अगर लाइन भी खींचेंगे और ये उज्जैन की लाइन, तो आपको पता चल जाएगा। आपको अक्षांशर रेखा और देशांतर रेखा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ना, यहाँ पे आप यहाँ पे भी माप सकते हैं, बशर्ते आपको मैप का जो है थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, बस ये मतलब है यहाँ पे, क्योंकि 1 नंबर कम नहीं होता। हाँ, तो ये देखते हैं, पहले क्वेश्चन के बारे में बात कर लें। तो उज्जैन और जबलपुर आपके हिसाब से कौन सा ज़्यादा नज़दीक लग रहा है, तो कर्क रेखा के सबसे ज़्यादा नज़दीक उज्जैन लग रहा है। तो इस हिसाब से तो ऑप्शन ये सही होना चाहिए। लेकिन जब ये क्वेश्चन पूछा गया तो इसमें जबलपुर को सही माना गया है। तो आपको क्या लगता है, आप किसको मानेंगे? तो अगर मुझे मानना हो फ्रेंड्स तो मैं उसको उज्जैन को ही तो मानूंगी, क्योंकि जबलपुर मेरे हिसाब से कुछ ज़्यादा दूर है उज्जैन से, ठीक है। तो देख लेते हैं पहले क्वेश्चन कौन सा था हमारा, किस पेज नंबर पे हम थे, यहीं पे थे हम। तो समझ में आया होगा आपका, शहर कर्क रेखा के सबसे नज़दीक की बात हो रही थी। तो 8 राज्यों से होकर गुजर रहा था। वाराणसी आपका यूपी में है, ख़त्म हो गया। अहमदाबाद जो है आपका गुजरात में है, ये भी ख़त्म हो गया, नहीं ऑप्शन हुआ हमारा। तो इसमें जबलपुर और उज्जैन में है। तो दूरी के हिसाब से यदि हम सबसे नज़दीक की बात करें तो इस तरह तो उज्जैन होगा, लेकिन माना कौन सा गया था, जबलपुर माना गया था। तो फ्रेंड्स आप प्रैक्टिकली इसे देख लीजिए, और अगर आपको लगता है कि नहीं जबलपुर होना चाहिए तो श्योर रहिए कि जबलपुर होना चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से यदि मैं नाप रही हूँ उसके हिसाब से, अक्षांशर और देशांतर मैंने नहीं नापा है, तो एक बार अक्षांश और देशांतर करके देख लेंगे तो शायद जबलपुर ही आगे हो। तो इस तरह से एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप क्लियर कर लीजिएगा इसको, या मैं किसी अदर वीडियो में इसको क्लियर कर दूंगी। जब अक्षांशर और देशांतर के बारे में वहाँ पे बात करेंगे तो हम जबलपुर और उज्जैन को क्लियर कर देंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, देखिए पेडागोगी से संबंधित ईवीएस में ऐसे ही बड़े बड़े आ रहे हैं, इसको पढ़ने में टाइम वेस्ट हो जा रहा है। लेकिन कुछ नहीं, पेडागोगी अगर आपका स्ट्रांग है तो आप, जैसे कर्क रेखा वाली अभी बात हुई थी, तो वैसे क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ में आते हैं तो आप छोड़ भी सकते हैं, बशर्ते बात ये है कि आपका कोई पोर्शन मजबूत होना चाहिए। अब आपका पेडागोगी भी ख़राब हो, मैप भी ख़राब हो, मतलब जो है आपका ईवीएस भी ढंग से नहीं, तो बेसिक चीज़ें हैं, आप लोग कर पाएंगे, आई होप। तो चलिए, क्योंकि पेडागोगी बहुत ही ईजी आती है और मुझे नहीं लगता कि पेडागोगी किसी को नहीं समझ में आती होगी, सबको समझ में आती होगी। तो कक्षा 6वीं की शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को नीम की पत्तियाँ तथा आम की पत्तियाँ उपलब्ध कराती है।
तथा उन्हें यह बताने के लिए कहती है कि यह किस तरीके से समान है और किस तरीके से परस्पर भिन्न है। इस सवाल का जवाब देने में निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रमण कौशल इस्तेमाल होगा। कहने का मतलब है कि जो बच्चा है उसके सामने जब दो पत्तियां आएंगी, एक आम की पत्ती आएगी और एक जो है नीम की पत्ती आएगी, तो किस तरह से उसमें समानता देखेगा बच्चा और किस तरह से इसमें भिन्नता देखेगा, किस तरह से ये समान है और किस तरह से अलग है आकार के हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से ना। तो बच्चा क्या करेगा, पहले उसमें क्या करेगा, परिकल्पना करेगा कि मतलब जिस तरह से हमारी परिकल्पनाएं हैं जो सच तो नहीं होती लेकिन हम परिकल्पना मान लेते हैं। जैसे आपके फ्रायड साहब देते हैं, बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने व्यवहार को पढ़ा है, समझा है, अपनी अपनी विधियां उन्होंने दी है। तो ये एक परिकल्पना है एक प्रकार का। ये कुछ प्रूफ भी है, कुछ अनप्रूफ भी है ना। हम अगर इनकी नियमों को सुधारा जा सके तो ऐसा नहीं कि फ्यूचर में इनको इम्प्रूव नहीं किया जा सकता। तो पूरी तरह से स्टेबल नहीं है, लेकिन हाँ कुछ सच है और कुछ सही है क्योंकि हमारे व्यवहार उस तरह से रिलेट करते हैं। तो परिकल्पना नहीं होगा, बच्चा परिकल्पना तो करेगा नहीं। अनुमान लगाना तो बिल्कुल ही गलत है, मतलब कुछ भी ना पढ़ के जाओ अनुमान लगा लो ना। तो बच्चा मापेगा क्या, मापना तो बहुत ज़्यादा रिलेट नहीं करता है इससे। तो सबसे ज़्यादा बच्चा क्या करेगा, अवलोकन करेगा ना, ऑब्जर्व करेगा ना, चीज़ को क्या करेगा, ये जो दो पत्तियां हैं इनको ऑब्जर्व करेगा, ध्यान से देखेगा, बहुत बारीकियां इसकी देखेगा, इसके आकार के बारे में बात करेगा। फिर इसमें स्टार्च कितने कितने हैं, मान लीजिए 6वीं क्लास का बच्चा है तो स्टार्च कहाँ से समझ पाएगा, लेकिन कुछ डिफरेंस इसके हैं। जैसे टेस्ट करेगा बच्चा तो देखेगा कि जो इसकी नीम की पत्तियाँ वो कड़वी होती हैं और आम की पत्तियाँ कड़वी नहीं होती हैं, आम की पत्तियाँ चौड़ी होती हैं और नीम की पत्तियाँ सकरी होती हैं। तो इस तरह से बच्चा क्या करेगा, अवलोकन करेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रही होगी फ्रेंड्स बातें। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि सुरेश को नए स्थानों की यात्रा करने का शौक है। अच्छा जी, और औरंगाबाद से पूर्व की ओर बढ़ते समय निम्नलिखित में से किस जगह की यात्रा कर रहा था सुरेश। ठीक है, यरकौंड, मन्नार की खाड़ी, ठीक है, हम मन्नार आप कर सकते हैं, मन्नार की खाड़ी, चिल्का झील, सिकंदरा किला। तो सबसे पहले हम बात कर लें ये सारी जगहें पड़ती कहाँ हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे सुरेश जा कहाँ रहे हैं और यात्रा किसकी कर रहे हैं। ठीक है ना। तो पहले हम अदर ऑप्शंस की बात कर लें, तो उसके बाद हम समझेंगे कि क्या क्या बात है और कहाँ कहाँ सुरेश जी जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आपका ऑप्शन, ध्यान से देख लीजिएगा फ्रेंड्स, यरकौंड, मुन्नार और चिल्का झील और सिकंदरा किला। सिकंदरा किला आपका आगरा में है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, चिल्का झील आपका उड़ीसा में है, याद रखिएगा, मैं अभी मैप दिखाऊंगी आपको, उड़ीसा में है। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में है और यरकौंड भी आपका कहाँ है, तमिलनाडु में। नाम से ही पता चल रहा है यरकौंड ना, हमारे यूपी में तो होगा नहीं, हो सकता है क्योंकि यहाँ पे भी कम घातक गांव के नाम नहीं है, बहुत ही घातक गांव के नाम है यहाँ पे भी, सुन के ही ऐसा लगता है कि हाँ नाम है भाई। तो चलिए देखते हैं, पहले हम देख लेते हैं आपके राज्य जिसमें क्लियर कट दिखाई दे रहा है। ठीक है ना। तो यरकौंड आपका तमिलनाडु में हो गया, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में है, तो ये खत्म। लेकिन आपका औरंगाबाद कहाँ पड़ता है, ये सबसे मायने रखता है फ्रेंड्स। ठीक है, सबसे मायने कहाँ रखता है ये। तो सबसे पहले दिशा के बारे में भी हमें जानना जरूरी है, क्योंकि हम दिशा पहले बांट लेते हैं। मान लीजिए पहले दिशा की बात कर लें हम, तो मान लीजिए ये आपका इधर से दिशा हो गई और ये इधर से। ठीक है, आपका इधर पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये हो गया। ठीक है, अब हमारे सुरेश साहब कहाँ हैं, वो है औरंगाबाद में। औरंगाबाद कहाँ है हमारा, महाराष्ट्र में। औरंगाबाद कहाँ है हमारा, महाराष्ट्र में। ठीक है, अब महाराष्ट्र से औरंगाबाद से वह पूरब की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, दक्षिण रहते, अब देखिए आपका यरकौंड था और मन्नार झील ये तो तमिलनाडु में था, तो तमिलनाडु तो दक्षिण में है, तो वो दक्षिण में जा नहीं रहे हैं, क्योंकि अब पता नहीं क्यों, मन्नार की खाड़ी भी देखना चाहिए था उनको, लेकिन उनका मन है कि वो पूरब की तरफ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, पूरब की तरफ। तो महाराष्ट्र में वो जा रहे हैं पूरब की तरफ, मतलब कि उड़ीसा में, और उड़ीसा में आपका क्या है, चिल्का झील। कितना आसान था ना, आराम से मिल गया आपको।
आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। जो सुरेश साहब हैं वो औरंगाबाद से पूरब की तरफ जा रहे हैं, तो वो कहाँ पे इस टाइम में यात्रा कर रहे हैं या कर रहे थे, जब भी कर रहे थे वो, तो वो हैं चिल्का झील में, उड़ीसा के चिल्का झील में। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र के पूरब में ही क्या पड़ता है आपका, उड़ीसा पड़ता है। ठीक है ना। चलिए, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? आई होप आपको समझ में आया होगा, चिल्का झील। हॉर्नबिल त्यौहार मनाया जाता है राजस्थान, नागालैंड, सिक्किम, झारखंड। तो जो है हॉर्नबिल त्यौहार मनाया जाता है वो है आपका नागालैंड में ना, नागालैंड में। पुष्कर मेला राजस्थान में, बहुत ही फेवरेट है, आप लोगों ने इसमें एकदम इसको डॉट डाला होगा ना, पुष्कर मेला, पुष्कर मेला। ठीक है ना। और पुष्कर नाम से एक और मेला है जो अलग जगह हो जाता है, तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत ही कम है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या शिक्षार्थियों और शिक्षकों दोनों को निरंतर प्रतिक्रिया प्रदान करता है ना, मतलब दोनों लोग काम में लगे रहें ना, ऐसा नहीं कि जो है बच्चा काम कर रहा है शिक्षक आराम से बैठे रहे, तो ऐसा नहीं हो। तो कौन से मूल्यांकन में जो है, क्योंकि मूल्यांकन की बात करी जा रही है, तो हम कह सकते हैं कि कौन से मूल्यांकन में जो है शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों क्रियाशील रहेंगे ना, काम करते रहेंगे। कहने का मतलब ये हमारी आपकी भाषा में, तो काम करते रहेंगे, क्रियाशील रहेंगे, क्रिएटिव रहेंगे। किसमें? योगात्मक मूल्यांकन नहीं, योगात्मक मूल्यांकन में बच्चा नहीं, सिर्फ शिक्षक ही रहेंगे, वो मूल्यांकन करते रहेंगे बच्चे ने क्या क्या सीखा, तो नहीं, बिल्कुल नहीं। सतत और व्यापक मूल्यांकन, सतत और व्यापक मूल्यांकन भी बच्चा अपने से नहीं कर सकता है, और योगात्मक मूल्यांकन भी बच्चा अपने से नहीं कर सकता है। इससे आप समझ सकते हैं कि सिर्फ शिक्षक ही इसमें क्या रहेगा, इन्वॉल्व रहेगा, अन्यथा कि बच्चा उस टाइम बैठा रहेगा। तो दोनों को क्रियाशील करना है, दोनों को काम करवाना है। शिक्षार्थी या पाठशाला संबंधित, बिल्कुल नहीं। शिक्षार्थी जो होते हैं वो क्लास में बैठे रहते हैं, और जो टीचर होते हैं वो अपने काम को अंजाम देते हैं। कहने का मतलब है वो पढ़ाते हैं ना, वो अपने सिलेबस को कंप्लीट करते हैं, अधिकतर यही होता है। लेकिन कहाँ पे दोनों लोग जो होंगे इन्वॉल्व रहेंगे, चीज़ों को, नई नई चीज़ों को सीखेंगे, वो है रचनात्मक मूल्यांकन। जहाँ पे रचनात्मक मूल्यांकन होगा वहाँ बच्चा अपनी कमियों को बताएगा। यहाँ पे उपचारात्मक मूल्यांकन भी हो सकता है फ्रेंड्स ने, लेकिन उसमें भी बच्चा अपनी कमी को क्या करेगा, बताएगा नहीं। जो उपचारात्मक जो मूल्यांकन होता है उसमें जो शिक्षक है वो बच्चों में क्या कमी है वो जानकर, मतलब खुद ही जानता है, बच्चा नहीं बताता। लेकिन रचनात्मक मूल्यांकन में बच्चा जो है शिक्षक के साथ मिलकर कुछ क्रिएटिव करता है ना, रचना करता है किसी नई चीज़ का। तो रचनात्मक मूल्यांकन जो होगा वो शिक्षार्थी और शिक्षक दोनों को काम में लगाए रहेगा, मतलब दोनों लोग बिजी रहेंगे, काम करते रहेंगे। ये 15वां क्वेश्चन जो है मैंने इसलिए लिया फ्रेंड्स, क्योंकि ये आपके 29 दिसंबर को पूछा गया है और क्लियर कट पूछा गया है। आपको नहीं विश्वास होगा तो आप किसी भी रिलेटिव से पूछिए, अपने फ्रेंड सर्कल में पूछिए, ये बिल्कुल ही पूछा गया है, मैं बिल्कुल ही श्योर हूँ। क्योंकि और इसी तरह बिल्कुल ही इसी तरह क्वेश्चन पूछा गया था, कुछ इसमें के लैंग्वेज में बदलाव हो सकता है, लेकिन मैंने वही पूरा याद करने की कोशिश करी है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य फसल काटने के बाद बहुत ही जोश और उत्साह से पर्व मनाता है। असम है, पश्चिम बंगाल है, नागालैंड है, उड़ीसा है। तो आपको पता ही होगा ना, बिहू जो है, अगर मैं त्यौहार का नाम ले लूँ या डांस का नाम ले लूँ तो आप समझ जाएंगी कि बिहू नृत्य जो है वो आपका असम से है। और फसल काटने के बाद मेघा बिहू, ठीक है, मेघा बिहू करके ये त्यौहार है जो फसल कटने के बाद ये लोग असम के लोग मनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये 15 क्वेश्चन समझ में आए होंगे, सही लगे होंगे, आप लोगों ने क्लास को एंजॉय किया होगा। और ये 15 क्वेश्चन में से 2-3 क्वेश्चन ईश्वर करें कि आपके एग्ज़ाम के टाइम में आ जाए और हमारी मेहनत सफल हो, आपकी मेहनत सफल हो। तो फ्रेंड्स, आप लोग इसी तरह मेहनत करते रहिए, आने वाले CTET में आप अच्छा स्कोर करिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और यदि वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो फ्रेंड्स, तो आप वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी अगली आने वाली नई वीडियो आप तक पहले पहुंचे और आप मेरे वीडियो का या आप मेरे परिवार का सबसे पहले हिस्से बन पाएँ। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।